नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल 91 जीनियस एकेडमी पर। साथियों, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अब हम अपने अगले वीडियो से आपके लिए आपके जो आप जिन सरकारी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, लाइक MPPSC, MPSI, MP पुलिस और ESP से संबंधित जितने भी एग्जाम्स हैं या कोई सेंट्रल लेवल का एग्जाम, उनके लिए हम 2 सब्जेक्ट्स की एक कंप्लीट क्लास तैयार करने वाले हैं, जिसके लिए प्रतिदिन हम एक वीडियो अपलोड करेंगे जिससे संबंधित। ये सब्जेक्ट हैं आपके भारतीय संविधान और दूसरा सब्जेक्ट रहेगा आपका हिस्ट्री, इतिहास। इन 2 विषय की आपको A to Z पूरी नॉलेज, जितने प्रश्न अभी तक एग्जाम में आ चुके हैं या जितने प्रश्न जिस प्रकार के प्रश्न आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं, उनसे संबंधित आपको एक एक पॉइंट डिस्क्राइब करके समझाया जाएगा, बताया जाएगा। इन वीडियो को आप अच्छे से देखें, इनके आधार पर ही अपने अपने नोट्स बनाएं और इनका अच्छे से अध्ययन करें और निश्चित तौर पर भारतीय संविधान और इतिहास का आपका एक भी प्रश्न आउट नहीं जाएगा। इतिहास और संविधान से संबंधित आपके जितने भी प्रश्न आए, उनके उत्तर आप सही लगा सकेंगे। हम इसमें विस्तार से भी समझाएंगे उन एस्पिरेंट्स के लिए जो MPPSC या UPSC की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी विशेष क्लास की वीडियो अपलोड की जाएंगी। तो साथियों, आज पहला पार्ट है भारतीय संविधान का। एकदम शुरुआत से फ्रॉम द बिगिनिंग आपको समझाया जाएगा और आज तक जो हुआ भारतीय संविधान में एक एक पॉइंट आपको अच्छे से बताया जाएगा। इसलिए आप आज से ही, जब से आपको इस पार्ट 1 की वीडियो मिलती है, तब से आप अपने नोट्स बनाना शुरू कर दें और अच्छे से मेहनत करें, लगन लगाकर पढ़ाई करें। और साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज शुरू करते हैं भारतीय संविधान का पार्ट 1। साथियों, सबसे पहला तो मैं आपको बताता जाऊंगा हर स्लाइड में, हर प्रश्न में, स्लाइड के माध्यम से किस स्लाइड में कौन सा प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है जो बार बार पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले जो इसमें ये जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो साथियों, ये जो प्रश्न है ये एग्जाम्स में कम से कम 8 से 10 या 12 बार पूछा जा चुका है। इस प्रश्न के पूछे जाने का तरीका होता है कि भारतीय संविधान का विकास किस एक्ट के द्वारा हुआ या भारतीय संविधान का विकास किस एक्ट से माना जाता है। तो इसका सीधा आंसर होता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये आपको याद रखना है साथियों। बाकी इस एक्ट में, इस अधिनियम में जो भी संशोधन हुए, जो भी विशेषताएं हैं, इसकी कमियां हैं, दोष हैं, जो बदलाव हैं, वो सारे हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप नोट करेंगे, भारतीय संविधान का विकास किस अधिनियम या एक्ट से माना जाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे आप 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आगे आप पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण अधिनियम था, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कई बदलाव किए। हाँ साथियों, आपको याद रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी EIC, इसका भारत में आगमन हुआ था सन 1600 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। और आप ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आने का उद्देश्य क्या था। तो साथियों, ये आपको याद रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सन 1600 ईस्वी में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली कोठी, आपको याद रखना है, सूरत में स्थापित की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 अधिकारी, थॉमस रो और हॉकिंस, ये मुगल शासक जहांगीर के समय पर भारत आए थे। इन्होंने भारत में अपनी कंपनी स्थापित करने के लिए जहांगीर से परमिशन ली थी। तो आपको इतना याद रखना है कि सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। इसने अपनी पहली कोठी सूरत में स्थापित की। ये बार बार आता है। आगे देखेंगे, हम आपको जितने भी पॉइंट बता रहे हैं आप नोट करते जाएं, ये बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।
आगे देखेंगे इसके जो प्रावधान है उन पर आप ध्यान देंगे। तो पहला जो प्रावधान इसमें बदलाव किया गया, पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। इसका मतलब क्या है साथियों, मतलब ये कि पहले जो बंगाल का गवर्नर था उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी मुख्य रूप से, बंगाल के अलावा मद्रास और बॉम्बे, ये 3 प्रेसिडेंसी इस समय थी। तो सबके अलग अलग गवर्नर थे, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो बंगाल का गवर्नर था उसको इसके अलावा जो 2 अन्य गवर्नर थे उनका भी इसको मुखिया बना दिया गया। यानी तीनों गवर्नर या 2 अन्य जो गवर्नर थे उनका प्रमुख बंगाल के गवर्नर को बना दिया गया और उस पद को नाम दिया गया गवर्नर जनरल। और इसकी सहायता के लिए जो बंगाल का गवर्नर बना था वॉरेन हेस्टिंग्स बना था साथियों, ये आपको याद रखना है, आगे की स्लाइड में भी इसके बारे में हुआ होगा। वॉरेन हेस्टिंग्स, चलिए काम नहीं कर रहा, वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। यह भी बार बार प्रश्न में पूछा जाता है कि कितने सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, तो आपको याद रखना पड़ेगा 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। अगला जो पॉइंट है, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंस को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन करना। ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि गवर्नर जनरल माने के जो 2 प्रेसिडेंसी और है, मद्रास और बॉम्बे या मुंबई, इनको भी बंगाल के गवर्नर के अंडर कर दिया गया। यानी कि वहां के जो गवर्नर हैं वो भी अब बंगाल के गवर्नर के आदेशों का पालन करेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पॉइंट जो इसका है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। हाँ साथियों, ये भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई। तो कब को आप याद रखना पड़ेगा, इसकी स्थापना सन 1774 में हुई थी। लेकिन ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, प्रश्न इस तरह से ही पूछते हैं कि किस एक्ट के द्वारा। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सन 1774 में कलकत्ता में पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना है। तो साथियों, इस एक्ट से आप कुछ पॉइंट फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं। पहला पॉइंट ये रहेगा कि भारतीय संविधान का विकास किस एक्ट के द्वारा माना जाता है, तो बताएंगे आप 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बने। इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय एक परिषद का गठन भी किया गया और इस एक्ट के द्वारा ही कलकत्ता में सन 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। आगे आप देखेंगे यहां पर साइड में हमने इमेज भी दे रखी है वॉरेन हेस्टिंग्स की, और देखिए लिखा है बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये आपको बता चुके हैं हम, और ये भी बता चुके हैं कि जिसके पहले पदाधिकारी यानी बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। ये प्रश्न भी बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको इसको लिखना पड़ेगा वॉरेन हेस्टिंग्स। इनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद गठित की गई थी, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। आगे देखेंगे, ये वही चीज यहां पर लिख दिया गया है, मद्रास और बंबई के गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जिससे भारत में शासन का केंद्रीकरण हो गया। यानी कि शासन का केंद्रीकरण बंगाल में हो गया, बंगाल से इन दोनों को कंट्रोल किया जाने लगा। आगे हम आपको बता चुके हैं सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो चुकी थी कलकत्ता में 1774 में। ये आपको याद रखना है। पूछ लेते हैं किस एक्ट के द्वारा, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सन 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है।
और मुख्य है, जो मुख्य न्यायाधीश जो थे वो थे लॉर्ड एलिजा एम्पे। हाँ साथियों, भारत में जब पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ कलकत्ता में, तब इसमें 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश। तो आपको पहले मुख्य न्यायाधीश आपको याद रखने पड़ेंगे, प्रश्न में बार बार पूछ लेते हैं कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। आप लिखेंगे लॉर्ड एलिजा एम्पे, याद रखेंगे। अगर आपसे ये पूछेंगे कि स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, स्वतंत्र भारत की बात यदि आएगी तो आपको लिखना पड़ेगा उसमें H.J. कानिया। इनका पूरा नाम बताते हैं हीरालाल जे कानिया। पर यदि इस संदर्भ में प्रश्न आता है कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, यहां पर स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है, तो अब आपको लिखना पड़ेगा लॉर्ड एलिजा एम्पे। और यदि स्वतंत्र भारत की बात करेंगे तो आपको हीरालाल जे कानिया का नाम वहां पर दिया हुआ होगा ऑप्शन में। इसके अलावा जो अन्य न्यायाधीश थे साथियों, अभी तक ये प्रश्न में नहीं पूछा गया है, सिर्फ संख्या पूछी गई है। लेकिन एमपीपीएससी और यूपीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि अन्य न्यायाधीशों में एक नाम था जॉन क्लेवरिंग का, एक नाम था जॉन मॉनसन का, फिलिप फ्रांसिस और रिचर्ड बारविल, ये अन्य न्यायाधीश भी थे। आगे देखेंगे इस एक्ट में और क्या क्या प्रावधान थे। कंपनी के कर्मचारियों के लिए भी कुछ नए नियम लागू किए गए। कंपनी के कर्मचारियों को स्थानीय लोगों से उपहार या रिश्वत लेने और निजी व्यापार करने से मना कर दिया गया। पहले जो कंपनी के व्यापारी या अधिकारी थे वो स्थानीय लोगों से अपने लिए उपहार ले सकते थे, किसी प्रकार की रिश्वत ले सकते थे, कोई निजी लाभ ले सकते थे, लेकिन ऐसा करने से उनको मना कर दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। कंपनी के लाभांश को भी सीमित कर दिया गया। पहले जो कंपनी लाभ लेती थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी, लेकिन अब उनका कमीशन या लाभ फिक्स कर दिया गया। अगला पॉइंट है, इस एक्ट ने भारत में ब्रिटिश संसद के हस्तक्षेप का मार्ग खोला। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद का भारत में हस्तक्षेप शुरू हो गया। यह भारत में आधुनिक न्यायपालिका की शुरुआत का आधार बना। हाँ साथियों, क्योंकि पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था कलकत्ता में, तो ये प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि भारत में आधुनिक न्यायपालिका की शुरुआत करने वाला अधिनियम, तब आप लिखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इन सारी बातों को आप नोट करते जाएं, जितने भी हमने इनमें पॉइंट नोट किए हैं, लिखे हैं, वो सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं, बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आगे आप देखेंगे इस एक्ट के कुछ दोष भी थे, कमियां भी थे, जिनको सही करने के लिए अगला एक्ट लाया गया था 1784 में। तो देखिए कमियां क्या थी। गवर्नर जनरल के अधिकार स्पष्ट और मजबूत नहीं थे। ये एमपीपीएससी और यूपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। प्रेसिडेंसी के बीच सत्ता संघर्ष उत्पन्न हो गया। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच टकराव होता रहा। महंगे प्रशासन के कारण कंपनी पर आर्थिक बोझ बढ़ गया। यह एक्ट नियंत्रण और सुधार का पूरा समाधान नहीं दे पाया, इसलिए अगले एक्ट की जरूरत पड़ी। हाँ साथियों, लगातार नए अधिनियम और एक्ट लाए गए। तो नया एक्ट जो हम आगे भी पढ़ेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए बनाया गया था। आपको ये प्रश्न भी बन सकता है पेपर में कि किस एक्ट के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जो दोष थे उनको दूर करने का प्रयास किया गया, या फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट किस एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए लाया गया। तब आप लिखेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए। चलिए साथियों आगे देखते हैं, इसकी कुछ विशेषताएं भी आप। अब अगला जो एक्ट है ये है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। एक तो ये भी आ सकता है कि पिछले में पढ़ा है जो हमने रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ 1773, इस प्रकार ये भी पूछ सकते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू किया गया
सन 1784 में। इसकी विशेषताएं आप देखेंगे साथियों। इस एक्ट का नाम तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर पड़ा। यह भी आप काफी इंपोर्टेंट हो सकता है, एग्जाम्स में पूछा गया था एक दो बार कि पिट्स इंडिया एक्ट का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया, तो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया। अगला पॉइंट है, इस एक्ट को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए बनाया गया। इस एक्ट के द्वारा भारत में द्वैध शासन प्रणाली को अपनाया गया। साथियों ये प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार पेपर में पूछा जाता है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया। तब आपको बताना है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अगला देखेंगे, इसके द्वारा 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। यह भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि किस एक्ट के द्वारा 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल माने नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया, तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अगला है, ब्रिटिश सरकार ही भारतीय प्रशासन की सर्वोच्च शक्ति का सिद्धांत लागू किया गया। इस अधिनियम एक्ट के द्वारा यह सिद्धांत लागू किया गया कि भारत में प्रशासन की सर्वोच्च शक्ति जो रहेगी वो ब्रिटिश सरकार के हाथों में रहेगी। सॉरी, आगे देखेंगे जो हमने पढ़ा था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कि परिषद के सदस्यों की संख्या 4 की गई या 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, तो इसकी संख्या घटाकर अब 3 कर दी गई। यह भी महत्वपूर्ण रहेगा बहुत कि किस अधिनियम के द्वारा परिषद के सदस्यों की संख्या घटा दी गई या कितनी कर दी गई, तो 3 आपको याद रखना है। गवर्नर जनरल को युद्ध, शांति और संधि के मामलों में अंतर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। यह अधिनियम आने वाले सभी कानूनों का आधार बना। इसी आधार पर आगे आने वाले अधिनियम लागू किए गए। अगला देखेंगे हम 1786 का अमेंडिंग एक्ट। इसका नाम भी स्पेशल नाम है अमेंडिंग एक्ट। तो पूछ लेते हैं अमेंडिंग एक्ट किस वर्ष लागू किया गया, तब आपको 1786 याद रखना पड़ेगा। इसके बाद इसमें यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है पहला वाला कि गवर्नर जनरल को सेना प्रमुख बनाया गया। माना उस समय जो गवर्नर जनरल होते या जो गवर्नर जनरल थे उसको ही सेना का प्रमुख भी बना दिया गया। माने सेना संबंधी जो भी निर्णय होंगे अब उनको लेने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। और भारत के पहले सेना प्रमुख, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, पहले सेना प्रमुख। ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, इसलिए आप इसको स्टार लगा लें इस पे कि भारत के पहले सेना प्रमुख कौन थे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आपको नाम याद रखना पड़ेगा। इमेज भी यहां पर दी हुई है। लॉर्ड कॉर्नवालिस पहले सेना प्रमुख बने। गवर्नर जनरल को सर्वोच्च और स्वतंत्र कार्यकारी शक्ति प्रदान की गई। परिषद की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल कोई भी निर्णय ले सकता था। गवर्नर जनरल को सेना प्रमुख बनाने के बाद उसे यह अधिकार भी दिया गया कि जो 4 सदस्यीय या 3 सदस्यीय समिति थी उससे पूछे बिना भी वह कोई भी निर्णय ले सकता था। प्रशासनिक सुधारों और राजस्व सुधारों की नींव रखने में कॉर्नवालिस को इसी एक्ट से शक्ति प्रदान की गई थी। ये भी बहुत, ये नोट में हम जो लिख रहे हैं ये इस तरह के प्रश्न जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में स्थायी बंदोबस्त का जनक माना जाता है। परमानेंट सेटलमेंट का जनक यानी कि स्थायी बंदोबस्त का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। यह आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखेंगे आप, अगला जो अधिनियम है उसका जो नाम दिया गया था वो दिया गया था चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम। एक्ट का मतलब अधिनियम होता है 1793। इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो हम देखेंगे। व्यापारिक एकाधिकार,
इस अधिनियम ने 20 वर्षों के लिए कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ाया। इसका तात्पर्य है कि अब तक कंपनी का जैसे इस व्यापार करने का अधिकार समाप्त होने वाला था, तब ब्रिटिश सरकार द्वारा या ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार यानी कि मोनोपोली को 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। यह भी प्रश्न पूछ लेते हैं बहुत बार। इसने इस बात पर भी जोर दिया कि कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से किए जाएंगे, और इसमें यह प्रावधान भी लिखा गया कि जो भी राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय होंगे वो ब्रिटिश सरकार लेकर कंपनी के द्वारा लागू किए जाएंगे। अन्य जो प्रावधान थे, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया और मजिस्ट्रेटों के लिए सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की अनुमति दी गई। अगला देखेंगे आप संविधान का विकास में चार्टर अधिनियम 1853। इसकी विशेषताएं हम देखेंगे। कंपनी का अधिकार, इसने कंपनी को भारत में ब्रिटिश क्राउन के लिए क्षेत्रों और राजस्व को ट्रस्ट के रूप में रखने का अधिकार दिया, जिसकी कोई निश्चित अवधि तय नहीं की गई। अगला पॉइंट है, इसने एक पृथक विधान परिषद का गठन किया, जो एक लघु संसद की तरह काम करती थी और ब्रिटिश संसद की प्रक्रियाओं का पालन करती थी। अगला पॉइंट देखेंगे, सिविल सेवा। इसने सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की। हाँ साथियों, आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि चार्टर अधिनियम 1853 के अंतर्गत ही भारत में सिविल सेवा की शुरुआत की गई, जिससे योग्यता के आधार पर चयन हुआ और भारतीयों के लिए इस क्षेत्र में प्रवेश के अवसर पैदा हुए। साथियों, ये थी हमारे संविधान के विकास की आज की पहली क्लास, जो बिल्कुल बिगिनिंग से है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट्स के से आपको पढ़ाया गया है 1853 के चार्टर एक्ट तक। तो हमने आपको इसमें जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, जो नोट करवाए हैं, जिनको समझाया है, आप आज से ही, जब से आप तक ये वीडियो पहुंचा है, आप तब से इसके नोट्स बनाना शुरू कर दें। आप निश्चित रूप से संविधान का आपके एग्जाम्स में, आने वाले किसी भी एग्जाम में संविधान से संबंधित, भारतीय संविधान से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप पूरे आत्मविश्वास के साथ, फुल कॉन्फिडेंस में उसका उत्तर लगाएंगे, जो पूरी तरह सही रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका संविधान और इतिहास, इन दो विषय की हम गारंटी देते हैं। आप बहुत अच्छे से इनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नोट्स बनाकर अच्छे से इन्हें याद करें। हम समझाते भी हैं, लिखाते भी हैं, और पीडीएफ भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर देते हैं। तो वहां से आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं, या आप डायरेक्ट हमें संपर्क भी कर सकते हैं। तो साथियों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट में हमारी एकेडमी यानी कि जीनियस एकेडमी नाम लिखकर हमें बताएं कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। और किसी भी प्रकार का सुझाव यदि आप हमें देना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप किस सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और कितने समय से कर रहे हैं। यदि आप वर्तमान में किसी पद पर भी हैं, फिर भी आप तैयारी कर रहे हैं, तब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। तो साथियों, आपको हमने आज एक छोटी सी कोशिश की है कि संविधान और इतिहास के प्रश्न यदि एग्जाम्स में आते हैं तो आपके द्वारा कोई भी प्रश्न ना छूटे। हम प्रयास आगे से और करेंगे कि आपको संतुष्ट कर सके अपने क्वेश्चंस के माध्यम से, अपनी स्लाइड्स के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से, ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतरीन तरीके से हो सके। तो साथियों, बाकी यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका सब्सक्राइब
हमें मोटिवेशन देता है और आपके मोटिवेशन के द्वारा ही हम और अच्छी अच्छी वीडियोस और नॉलेजेबल वीडियोस जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगी ये लगातार बनाते रहेंगे। तो साथियों जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत। तो साथियों जाने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगली जो हमारी वीडियो रहेगी वो इतिहास से संबंधित रहेगी, जिसमें आपको बिल्कुल शुरुआत से A to Z इतिहास की पढ़ाई कराई जाएगी या वीडियो डाले जाएंगे। तो कल इतिहास का पहला पार्ट अपलोड किया जाएगा और फिलहाल आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है साथियों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।